अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। इंतहाई इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल होता फुटबॉल का वर्ल्ड कप। 16 टीमों की शक्लें सामने आ गई हैं। अब तकरीबन हर चीज़ क्लियर हो गई है। बस 2-3 टीम्स अब और बाकी हैं जिनका पता लग जाए तो उसके बाद 16 का राउंड मुकम्मल। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि दुनिया भर के मारूफ खिलाड़ी, यानी दुनिया भर के महबूब खिलाड़ी अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है, पूरी दुनिया में इक्वली बहुत प्यार मिलता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पहला मैच जब खेले तो बहुत तनकीद हुई और लोगों को लगा शायद सऊदी अरब की लीग खेलने की वजह से वो अपनी रिवायती गेम भूल गए हैं, यूरोप स्टैंडर्ड गेम से बहुत पीछे चले गए। पर उन्होंने खुद कमबैक किया, सोचा, और फिर जब उनका कमबैक हुआ तो 2 गोल किए। उसके बाद वो अपनी टीम को लेके राउंड ऑफ 16 में आए। राउंड ऑफ 16 में आने के बाद पहला गोल भी उन्होंने दागा अपनी टीम की जानिब से। पेनल्टी पे था पर बहुत अच्छा गोल था, वो दागा उन्होंने। और इसी तरह 2-1 से वो ये मैच जीत गए। गुज़िश्ता रोज़ के मैच के बाद लोगों का एक ख्याल था कि रोनाल्डो की टीम शायद इससे आगे ना जा सके, लेकिन राउंड ऑफ 16 में जाना मेरा ख्याल है बड़ी टफ गेम्स होने वाली हैं। और इसी तरह टीम्स अब आगे बढ़ेंगी तो दूसरी जो टीम्स रह जाएंगी या छट कर आएंगी, और वो टीम्स जो शायद पहली बार क्वालिफाई कर करके आई, जब केप वर्डे और बाकी बड़ी टीम्स जिनको मैं उन्हें छोटी टीम इसलिए नहीं कहता, उनके टोटल मुल्क की आबादियाँ ही 3.5 लाख, किसी की 5.5 लाख है। उन आबादियों में से एक टीम बनती है। उसमें अगर मैं मर्द और ख़वातीन हज़रात की तादाद अलग कर लूँ, नौजवानों और बुज़ुर्गों यानी 35 साल से ऊपर की तादाद अलग कर लूँ, तो पूल ऑफ प्लेयर कोई ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 हज़ार से ऊपर नहीं बनता। अब इस पूल ऑफ प्लेयर में से वो अपने रीजन में क्वालिफाई करती हैं। क्वालिफाई करने के बाद वो शानदार तरीके से वर्ल्ड कप में एंट्री देती हैं और तारीख़ रकम करके राउंड ऑफ 32 में आ जाती हैं। यानी पहली बार आप वर्ल्ड कप का हिस्सा बने, इंक्लूडिंग कैनेडा। और मैं यूएसए को भी इसका बड़ा क्रेडिट दूंगा। यूएसए की टीम 196 साल तारीख उन्होंने चेंज की। 1930 में जो पहला वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी वो खेली, लेकिन 196 साल तारीख में 2 मैचेस एक साथ वो नहीं जीते थे। इस बार उन्होंने बहुत तारीख रकम की। कनाडा पहली बार तारीख में वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी और पहली बार ही राउंड ऑफ 32 और बड़ा शानदार खेलती हुई आगे आ रही है। फिर और बहुत सारी टीमें थी। ऑस्ट्रिया से मुझे कुछ उम्मीद थी, लेकिन ऑस्ट्रिया बिल्कुल बेबस नज़र आई। कल के मैच में 3 गोल खा लिए, 1 गोल ना कर पाई। और उसके बाद हमने क्रोएशिया, मुझे अच्छी टीम लगती थी, लेकिन लुका मॉड्रिच चूँकि बिल्कुल आउट ऑफ कलर हैं, शायद उनका टाइम चला गया है या उनकी फिटनेस अब इक्वली उनकी एज अगर देखूँ तो रोनाल्डो और मैसी के आसपास ही है, लेकिन लगता यूँ है कि अब उनका टाइम चला गया। पर मैसी स्टिल अ जायंट ऑफ फुटबॉल और बड़े शानदार तरीके से अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर वहीं पर मौजूद हैं। इन सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे, कुछ क्रिकेट पर भी बात करेंगे। ट्रायल हुए हैं अंडर 21 वुमेन हॉकी के। अल्लाह अल्लाह करके वुमेन हॉकी किसी को याद आई है, वरना इकलौती शैला रज़ाई हुआ करती थी जिन्होंने कराची में वुमेन हॉकी के लिए फ़ंड्स भी लिए गवर्नमेंट से और कुछ काम भी किया। अब जाके वो चीज़ सामने आई। इस्लामाबाद में बेचारे इतनी गर्मी में 14 से 15 दिन कैंप का हिस्सा रहीं लड़कियां। जब मौका आया टूर्नामेंट शुरू होने का, डिपार्टमेंट आया, उन सबको उठा के साइड पे कर दिया और फिर गुज्जर खान और साइड एरिया से कुछ लड़कियों को लाए और उनको डिपार्टमेंट में इंडक्ट करा के वो टूर्नामेंट का हिस्सा वो खुद बन गए। और इस्लामाबाद एसोसिएशन हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है। तो वो लड़कियाँ भी परेशान हैं जिन्होंने मेहनत की है। भाई बड़ी मुश्किल से अपने घरों से निकल के इस खेल में लड़कियां आ रही हैं। ये रिवायती तौर पे लड़कियों का खेल नहीं है, लेकिन वो इस खेल में आ रही हैं, तो आपको उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि पूरे का पूरा खेल डिस्टर्ब कर देना चाहिए। इस पर भी आज बात करूंगा। कुछ पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पर भी मैंने बात करनी है। नए डीजी आए यावर साहब, उनके आने से पहले ही बड़े बड़े पैमाने पर कुछ पोस्टिंग्स हुई, यानी तकर्रियाँ और तबादले, और इस तरह से हुए कि बड़ी अहम पोस्ट पर कुछ लोगों को तैनात किया गया। पहले ही एक बड़ा करप्ट अफसर वहाँ पर मौजूद था, नसरुल्लाह राना, जिसके बारे में मैंने बड़ी डिटेल पूरा प्रोग्राम किया था। उसको उठा के साइडलाइन किया गया। इतलात ये हैं मुबैना तौर पर कि एक और इंक्वायरी इनके खिलाफ खुल गई है। डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद है, मैं इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में उस पर पूरी डिटेल बात करूँगा। तो इंक्वायरी भी खुल गई है। पर जब ये DG आए तो कुछ इख्तियारात थे जो कहीं और मुंतकिल हो गए। ये बड़ी अजीब स्टोरी है कि DG के आने से पहले उनके अपने इख्तियारात में कमी हो गई। उन्होंने आके ये सारी चीज़ें देखी, अब वो चीज़ों को बेहतर तरीके से कुछ वापसी की राह पे गामजन कर रहे हैं। मैं इस पर आने वाले प्रोग्राम इंशाल्लाह मंडे या ट्यूसडे को हम ज़रा टाइम मिलेगा हमें फुटबॉल के वर्ल्ड कप से, तो हम इस पर बड़ी डिटेल
प्रोग्राम करेंगे। चलेंगे, अरसलान शिराजी साहब बड़े अरसे के बाद उन्होंने हमें ज्वाइन किया, बड़े ही शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। थैंक यू सो मच अरसलान शिराजी साहब। उरूज नवाज़ खान बहुत अच्छी, बहुत शानदार स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और साथ ही साथ ताहा हैदर फुटबॉल एक्सपर्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तीनों हजरात का। अरसलान शिराजी साहब, पहले ज़रा कल का मैच, चूँकि आपको पता है रोनाल्डो जब मैच खेल रहा हो, ब्राज़ील जब मैच खेल रही हो, अच्छा मज़े की बात देखें, पोर्चुगल नहीं खेल रही, रोनाल्डो खेल रहा है। हमें क्या आदतें पड़ गई हैं, अर्जेंटीन नहीं खेल रही, मेसी खेल रहा है मैच, और ब्राज़ील में चूँकि स्टार प्लेयर कोई नहीं तो पूरी ब्राज़ील को सपोर्ट कर रहे हैं। इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली, लेकिन चले पोर्चुगल से ज़रा स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा, बहुत मज़े का मैच था, टफ भी था, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वन साइडेड था, लेकिन 2-1 से जीतना और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का हिस्सा डालना इस अहम हिस्से में, जहां पे राउंड ऑफ 32 से 16 पे जाना बड़ा कमाल था। देखिए अरसलान, जिस तरह आपने कहा कि कुछ टीमें जो हैं वो यानी प्लेयर्स के नाम से जानी जाती हैं, तो इस तरह अगर मैं बात करूं इसकी फुटबॉल वर्ल्ड कप की, लेकिन वो प्लेयर्स टीम से बड़े नहीं होते। हमारे पास मसला ये है, अगर मैं अपने मुल्क की उसके साथ एग्जांपल दूं, वो प्लेयर्स समझते हैं कि हम गेम से बड़े हो गए हैं और उससे उनका जवाल शुरू हो जाता है। ये पूरी दुनिया में ये प्लेयर्स जाने जाते हैं, कोई जानता हो ना जानता हो मुल्क को, इन प्लेयर्स को जानता है। जैसे हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कहते हैं कि 80 और 90 की दहाई में जब हम कहीं जाते थे तो पाकिस्तान को कोई नहीं जानता था। जान शेर खान और जहांगीर खान अगर हम कहते थे अच्छा आप उनके मुल्क से आए हैं, तो वो भी गेम से बड़े नहीं बने, लेकिन पूरी दुनिया में वो प्लेयर जाना जाता था और उसकी वजह से उसका मुल्क जाना जाता था। और इन प्लेयर्स को भी मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि इन्होंने खुद को गेम से बड़ा नहीं होने दिया। जहाँ तक आप रात के मैच की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये जो वर्ल्ड कप है थ्रू आउट, अगर मैं पहले राउंड मैचेस की बात करूं और अभी राउंड ऑफ 32 की बात करूं, तो ये जो VR सिस्टम है उस पर कहीं ना कहीं बात आती है। यहाँ पे भी आप देखें कि जब दूसरा गोल हुआ पुर्तगाल का 2-1 हुआ और उसके बाद क्रोएशिया ने बड़ा अच्छा कमबैक किया और दूसरा गोल उन्होंने भी दाग दिया था, लेकिन VR पे फिर वो ऑफसाइड हुआ। सर बहुत सारों के, लेकिन VR सिस्टम अच्छा है, मेरी बात माने, पाकिस्तानी फुटबॉल ने कमाल किया है यार, पहले ही बता देती है, रेफरी को कुछ करना ही नहीं पड़ रहा। नहीं देखें, उसके अंदर एक चिप मौजूद है फुटबॉल के अंदर, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि हर जो आपका निज़ाम है उसके अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, उसको इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि हम क्रिकेट सेंट्रिक कंट्री हैं, तो हम अपने नाजरीन को वो क्रिकेट के साथ जो इस तरह LBW वाला वो है, आप उसको इन भी कर सकते हैं, उसको आउट भी कर सकते हैं जब वो LBW की हम रिव्यू पे जाते हैं। तो ये सिस्टम है, क्योंकि फिर भी मशीनें हैं और उनको ऑपरेट इंसान कर रहे हैं, तो इंसान उसमें कहीं ना कहीं 0.1% अपना इनपुट दे सकता है। तो ये वो चीज़ है जिस पे और काम करने की ज़रूरत है फीफा को। रात बहुत अच्छा मैच था। अगर क्रोएशिया की बात की जाए, 2018 के वर्ल्ड कप की रनर्स अप टीम थी, 2022 वाले वर्ल्ड कप की 3rd पोजीशन टीम थी, तो हम उससे और बेहतर चाह रहे थे, लेकिन एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला। रात तीनों जो मुकाबले हुए उनमें से ये एक यानी आप कहेंगे बेस्ट, हाँ मज़े का मुकाबला था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ताहा मैच आपने देखा, दोनों मैचेस तीनों की चले बात कर लेते हैं। मुझे ऑस्ट्रिया का मैच भी वन साइडेड लगा, उसके बाद दूसरा मैच भी वन साइडेड ही ऑलमोस्ट लगा। कोई ऐसा ख़ास कमाल नहीं कर पाई अल्जेरिया, जो मुझे लग रहा था कि अल्जेरिया को बड़ा कमाल कर देगी। उसके मुकाबले में कॉन्गो DR ने बहुत अच्छी गेम खेली है इंग्लैंड के साथ, और बहुत तगड़ी गेम खेली है। अगर वहाँ पर सिर्फ फ़र्क हो हैरी केन का ना होता तो हमें बहुत सारी चीज़ें, या फिर वो राइस बहुत अच्छा उन्होंने मूव बना के हैरी केन के साथ वो बड़ी शानदार केमिस्ट्री दिखाई और बड़ा अच्छा लगा हमें। रशफोर्ड ने भी 2-3 दफ़ा ट्राई किया गोल को, लेकिन उनका गोल नहीं हो पाया, बट ही प्लेड एक्सट्रीमली वेल। तो इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली, पर रात पोर्चुगल का मैच टफ था, आसान नहीं था। क्रोएशिया ने बड़ी रिवायती गेम खेली, बड़ा ठीक कहा अरसलान ने कि रिवायती गेम पे वापस आए, वरना मुझे लगता था ल्यूका मॉड्रिच के बाद उनके पास कुछ है ही नहीं, और शायद वो लगता ठीक ही था, लेकिन कल उनकी टीम बड़ी जुड़ के खेली। नहीं, क्रोएशिया की तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, क्रोएशिया के पास प्लेयर्स काफ़ी हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं। जैसे उनका लास्ट मैच में मटेओ कोवाचिच हैं जो मिडफील्डर हैं, मॉड्रिच के साथ खेलते हैं। उन्होंने सेकंड हाफ में बहुत अच्छा खेला था और उनके 2 लॉन्ग रेंज शॉट्स ऑलमोस्ट गोल हुए थे, बेसिकली बस थोड़े थोड़े से रह गए थे। और उसके अलावा अगर आप देखें, क्रोएशिया की डिफेंस भी स्ट्रांग है, उनकी कोई वीक डिफेंस नहीं। उनके अटैक थोड़ा सा मुझे लगता है लैक करता है, लेकिन उनके जो जैसे विंगर है बैटुरिना जो कोमो में खेलते हैं, वो बहुत इलेक्ट्रिक विंगर हैं, वो बॉल को बहुत अच्छा कैरी करके चांसेस क्रिएट करते हैं।
तो उनके पास चांसेस थे और वो सेकंड हाफ में उन्होंने बहुत अच्छी कमबैक की थी, क्योंकि फर्स्ट हाफ में पोर्चुगल बेसिकली बस डोमिनेट कर रहा था। सेकंड हाफ में उन्होंने अच्छी कमबैक की थी और उनके 3 या 4 गोल्स डिसअलाउ हुए थे, जो मुझे लगता है कि एक नहीं होने चाहिए थे। जैसे जो एंड पे लास्ट मिनट पे उन्होंने गोल किया था, वो बॉल बता रही है कि मुझे टच हुआ है, लेकिन कैमरा पे नजर आ रहा है कि बेरली कोई टच हुआ है और शायद नहीं भी हुआ। तो मेरे हिसाब से उस रूल को थोड़ा सा रीचेक करना चाहिए। और दूसरा जो स्पेन नहीं, और हमारी बॉल को कोई कुछ नहीं कहेगा, सबसे बेस्ट है नहीं, VAR। वो रूल को कह रहे हैं, वो रूल को रूल अपने रूल ठीक को करे, बॉल बिल्कुल ठीक है हमारी, VAR बेहतरीन है। दूसरा जो जैसे आपने जर्मनी वाले मैच में देखा था, पैराग्वे वाला, जो उन्होंने गोल डिसअलाउ किया था जोनाथन टाह का, Yes. और कल स्पेन का भी गोल डिसअलाउ उसी तरीके में उन्होंने किया है कि कीपर को आप इम्पीड कर रहे हैं। तो मेरा इस रूल को क्लैरिफाई इनको करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट सीजन से पहले, क्योंकि लास्ट पूरा सीजन प्रीमियर लीग में इसी तरह गोल्स होते रहे और इसी तरह टीम्स बहुत ज्यादा कीपर को तंग करने की कोशिश करती है, उनको धक्का देने की कोशिश करती रही है, और उसी तरह मेरे हिसाब से वो भी सारे फाउल्स होते थे और वो गोल्स नहीं बनते थे। अच्छा, आर्सेनल एक के- जो पेनल्टी कल मिली है पोर्चुगल को, आप समझते हैं एज मिल गया पोर्चुगल को? आई थिंक 50-50 था, किसी भी साइड पे जा सकता था, लेकिन पेनल्टी 50-50 जब होता है तो फिर जो रेफरी सही समझे वो उसकी डिसीजन होती है, उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सही बात है, जैसे रेफरी चाहे तो 95 मिनट की गेम करा दे, रेफरी चाहे तो 90 मिनट की करा दे, बादशाह को पूछ ही नहीं सकता। वो तो उस कैलकुलेट करते हैं ना कि अब 90 मिनट्स की गेम है, उसमें कितनी मिनट बॉल बाहर रही है, कितनी मिनट इंजरीज में लगे हैं, कितनी मिनट सेलिब्रेशंस में लगे हैं। हाँ, बट उस इसमें एक चीज और भी है ना जो मैंने पढ़ा है, वो ये ना था कि टोटल इस्तेहकाक ग्राउंड में रेफरीज का है कि वो किस तरह से इस खेल को खिलाना चाहते हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये अच्छी चीज़ भी है। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें तो हमने क्रिकेट में भी देखा है कि अक्सर शाम हो रही होती है, साया बढ़ रहा होता है, तो अंपायर चाहें तो कैप्टन्स की मुशावरत के साथ, और ना भी मुशावरत करें तो वो करा सकते हैं। तो अच्छी चीज़ है, अंपायर के पास इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए। और उरूज, कल के ज़रा मैचेस पे आपका क्या तजज़िया? पहले इससे पहले मैं आपसे एक बड़ा टेक्निकल सवाल करना चाहूँगा उरूज, ये इतने मुश्किल नाम क्यों रखते हैं फुटबॉलर्स? इतने मुश्किल नाम क्यों रखते हैं फुटबॉलर्स? हाँ, ये ताहा ही ले लेता है या अब्दुल्ला आता है वो ले लेता है, मुझे तो नाम समझने में बड़ा टाइम लग रहा है। वो हमारे नामों के बारे में भी यही कहते होंगे कि आप सबके नाम भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है, कैसे प्रोनाउंस करते हैं। अच्छा, लेकिन हम जिस तरह पहले बात कर रहे थे कि दिस वर्ल्ड कप इज ऑल अबाउट द गोल कीपर्स, नो डाउट। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट है। जी, हाँ। मैं अभी बात करूंगा पोर्चुगल और क्रोएशिया के मैच के बारे में। तो उसमें बोथ गोल कीपर्स उन्होंने एक टफ टाइम दिया था दूसरी ऑपोजिशन को, चाहे पोर्चुगल के हों चाहे क्रोएशिया के हों। लेकिन मैं पोर्चुगल और क्रोएशिया के मैच की बात करने से पहले मैं एक और गोलकीपर का नाम लूंगी, क्योंकि उनका नाम मुझे याद है, लियानल एम्पासी जो हैं DR कॉन्गो के, क्योंकि वो तब चले गए ना, दे आर आउट एलिमिनेटेड आउट ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप। बट ही इज अ वेरी वेरी गुड गोलकीपर। लेकिन मैं उनका नाम जरूर लूंगी, रिमेंबर हिज नेम। एंड आगे जो आप जरूर नाम लें, उसकी वजह मैं पिछले बहुत सारे प्रोग्रामों में कह रहा हूँ, अर्जेंटीना का गोलकीपर, इंग्लैंड का गोलकीपर, इसका गोलकीपर, तो आप नाम लें, बहुत अच्छी बात। तो किसी का नाम भी आना चाहिए, पता चले गोलकीपर का कोई नाम भी होता है। लियानल एम्पासी ने जितनी अच्छी गोलकीपिंग की थी अगेंस्ट इंग्लैंड, इट वाज द एक्सेलेंस ऑफ हैरी केन। जिस तरीके से वो तो पेनल्टी एरिया और डी से भी दूर गोल्स करने पड़ रहे थे, बिकॉज एम्पासी वाज गिविंग इंग्लैंड सच अ टफ टाइम। और मैं कभी नहीं भूलूंगी वो मोमेंट जब एम्पासी ने इतना अच्छा डिफेंड किया कि इंग्लैंड के बेलिंगम, आई थिंक दैट्स हिज नेम, उन्होंने जाके उनको वो भी किया, प्रेज भी किया फॉर द एक्सेलेंट डिफेंस। तो ये कहना ज़रूरी था। और अगर हम पोर्चुगल और क्रोएशिया के बारे में बात करें तो जैसा ताहा ने कहा कि जब मैच शुरू हुआ था तो द शॉट्स ऑन टारगेट एंड द पोजेशन वाज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फ्रॉम पोर्चुगल। उनका इतना स्ट्रॉन्ग स्टार्ट था कि इट्स हार्ड टू बिलीव कि जब सेकंड हाफ शुरू हुआ तो क्रोएशिया वर द वंस हु स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। वो उस फर्स्ट 52nd मिनट था आई थिंक जब उन्होंने गोल स्कोर किया था। और जब इस तरह हुआ तो दे वर प्लेइंग कैच अप फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। वो जो पेनल्टी है और जो वो उन्होंने कहा था कि इट वाज एन अनफेयर, उसको क्या कहेंगे, पुश बाय बोथ हैंड्स बाय द क्रोएशियन डिफेंडर। तो उसकी वजह से जो पेनल्टी किक जो की रोनाल्डो ने, उसको मैं कंपेयर करूंगी फ्रॉम दी लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द मैच, बिकॉज लास्ट 10 मिनट्स में मार्टिनेज ने डिसाइड किया कि रोनाल्डो शुड बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर रूबन। तो ये मोमेंट एक ऐसा जिसके बारे में सब लोग बहुत बात कर रहे हैं कि दैट इज दैट एक्सलेंट लाइक कोचिंग बाय द वन हु इज लीडिंग पोर्चुगल टुवर्ड्स विक्ट्री। इट्स नॉट द कैप्टन रोनाल्डो, इट्स एक्चुअली मार्टिनेज। बहुत लोग देखना चाहते हैं कि वो इस तरह के डिसीजन आगे जाए करेंगे राउंड 16 में भी अगेंस्ट अ टीम लाइक स्पेन, पोर्चुगल वर्सेस स्पेन। तो इससे क्या फ़ायदा होगा पोर्चुगल को, क्योंकि उसी पीरियड में क्रोएशिया ने डाइंग मोमेंट्स में जाके गोल किया जो ऑफ साइड हो गया या ऑन साइड कहते हैं, आई एम नॉट श्योर। बेसिकली रेफरी ने कहा कि इट डजंट काउंट। आप देखिए वहाँ पर नेमार अगर अनफिट है, उन्होंने ज़रूरत ही महसूस नहीं की,
14 मिनट की टोटल इस पूरे वर्ल्ड कप में उसने गेम खेली है और उन्होंने नहीं खिलाया उसको। अहम मैच राउंड ऑफ 32 में उसको नहीं डाला और टीम जैसे खेली, विनी जूनियर, बाकी सारे, कैशमेरो और एक जबर, और कोई उन्हें परवाह नहीं हुई। उन्होंने बड़े बड़े बुतों वाला काम नहीं किया। उन्होंने कहा खेल अपनी ट्रेडिशनल पोटेंशियल पे खेलो, तो ब्राज़ील ब्राज़ील है और नेमार नहीं भी है तो भी ब्राज़ील ब्राज़ील है। हमारे यहाँ तो आपके अनफिट खिलाड़ी खेले जाते हैं, बल्कि कैप्टन भी बन के खेल रहे हैं। और बाबर आजम को ये वैसे एक अजराए तफन्नुन आपसे बात करो, इनको ड्रॉप कर देंगे तो हम ही सारे बैठ के बोल रहे होंगे। नहीं, इसमें जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी कि कोई भी गेम से बड़ा नहीं हुआ। प्लेयर्स हैं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन वो गेम से बड़े नहीं हुए। हमारे प्लेयर्स समझते हैं कि हम गेम से बड़े हो गए हैं, फिर वो ट्रॉल भी करते हैं, फिर वो पैसे दे के अपने हक में और लोगों के खिलाफ कैंपेन भी चलाते हैं, और फिर वो उन कैंपेनों को मैं ये तो नहीं कहता कि मेरी साफ्ती कम्युनिटी हिस्सा बनती है, लेकिन उससे मुतासर हो जाती हैं और फिर वो अपनी राय उस पे देना शुरू करते हैं। आप कहें ना कहें, मैं मतलब माजरत के साथ, ये हमें करना हमारा नहीं बनता। हमें जो बात ठीक लगनी चाहिए हमें कहनी चाहिए, जो नहीं लग रही। देखें आप, मैं कितने प्रोग्राम्स कर रहे हैं आप अपने चैनल के लिए, हम कभी नहीं हुआ मुझे, अगर बाबर आजम की फॉर्म नहीं लगी हुई तो मैं ही वो आदमी था जिसने कहा कि वो बहुत बड़ा प्लेयर ज़रूर है, फॉर्म नहीं लगी हुई तो उसकी फॉर्म को राइट करने की कुछ तरकीब है वो कर ले। नहीं होता तो आप किसी जूनियर को टाइम दें, उसको आप डोमेस्टिक भेजें या उसको ज़रा रेस्ट करवाएं, तो इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, बिल्कुल। और जिस तरह हम इसको रिलेट कर रहे हैं फीफा वर्ल्ड कप के साथ, तो जिस मैच की हम रात वाले मैच की बात कर रहे थे, उसमें आप देखें कि कितना अच्छा डिफेंस था क्रोएशिया का, ताबड़तोड़ हमले हो रहे थे और पुर्तगाल चढ़ा हुआ था, और पोजेशन आप देखें तो 70% पुर्तगाल के पास थी। लेकिन वो किस तरह डिफेंड कर रहे थे, कैसे रोक रहे थे, ये वो चीज़ है जो यानी मैच को मज़ेदार बना रही थी। और जैसे ही दूसरा हाफ आता गया तो अर्ली मिनट्स में ही उन्होंने यानी क्रोएशिया ने गोल स्कोर कर लिया कि इतना उन्हें बुखला दिया था कि इतने हमलों के बाद भी वो रोके जा रहे थे। ये वो चीज़ है जिसको बाकी टीमें भी लेके चल रही हैं। जैसे आपने ब्राज़ील का कहा, दे आर गोइंग फॉर द विक्ट्री, दे आर नॉट गोइंग फॉर द बिग नेम्स। बिग नेम्स डजेंट मैटर, उन्हें यह है कि हमने राउंड ऑफ 32 जीतना है, फिर राउंड ऑफ 16 जीतना है, राउंड ऑफ 8 जीतना है, सेमीफाइनल जीतना है, फाइनल जीतना है और वर्ल्ड कप जीतना है। तो वो प्लेयर्स पे नहीं जा रही हैं, वो अपना कम्बिनेशन देख रहे हैं। और मेरे ख्याल में, मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी मैं फ़ुटबॉल के बारे में बात करता हूँ, कि फ़ुटबॉल में अगर जो प्लेयर है वो 99% भी फिट है ना, तो वो अनफिट है। तो फुटबॉल में प्लेयर्स को 110 फिट होना चाहिए, तभी वो गेम का हिस्सा बन सकता है। और जो क्रिकेट है उसमें तो आपके पास वो यानी जगह मौजूद है, छुपने वहां पे खड़ा कर दें तो वो अगर इंजर्ड भी है तो वो पूरा मैच वहीं पे खड़ा होकर खेल जाएगा, क्योंकि 90 मिनट आपने भागना ही भागना फुटबॉल में, तो इसमें कोई जोर। अरसलान, इससे पहले कि मैं इन तक आगे बढ़ूँ, एक छोटी सी चीज़ आपसे डिस्कस करनी है। बच्चियाँ 14-15 दिन जलती हैं इतनी गर्मी में, अपने आप को बर्न करती हैं, ग्राइंड करती हैं, मेहनत करती हैं कि चलो पाकिस्तान हॉकी के लिए निकलते हैं। जिस खेल को आज खेलने, क्या देखने को तरस गए मैं और आप, कौन लेके जाता देखते हैं हॉकी? कोई नहीं लेके जा रहा होता। फुटबॉल फिर भी लोग ले जाते हैं, हॉकी किसी के हाथ नहीं। वो बच्चियाँ 15 दिन खेलती रहीं, जब वक्त आया उन्हें खिलाने का तो डिपार्टमेंट की कुछ और लड़कियाँ सामने आ गई और वो पूरा टूर्नामेंट डिपार्टमेंट में तब्दील हुई। क्या मामला है? अरसलान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको इस पे मुबारकबाद दूंगा और खराज तहसीन है आपको कि आप हमेशा, वो फुटबॉल हो, वो हॉकी हो, यानी क्रिकेट के अलावा जितनी भी गेमें हैं जिनकी तरफ कोई नहीं देखता या जिनमें ये मसाइल आ रहे हैं, उनको आप उजागर करते हैं। जहाँ तक ये अंडर 21 की बात है, तो ये एक रे ऑफ होप बनी थी वुमेन हॉकी के लिए कि ग्रास रूट लेवल से बच्चियाँ आएंगी, स्कूलों से बच्चियाँ आएंगी, और वो यहाँ पे अब सर पिछले 4 सालों में कुछ भी नहीं हुआ, एक मैच नहीं हुआ, अब हो रहा था कुछ तो उसका मैं आपको ये बताऊं कि ये बच्चियां इस यानी हम अंदर एसी में बैठे हैं, हमें यहाँ पे हब्स फील हो रही है। ये बच्चियां इस मौसम के 3 वीक में इन्होंने ट्रायल्स दिए, इन्होंने सारी अपना करके एक टीम बनी। सही बात। टीम बनी इस्लामाबाद हॉकी एसोसिएशन के अंदर, क्योंकि ये एसोसिएशन की टीम का ये होना था। उन्हें पहले ये कहा गया, अब मुझे नहीं पता कि जो प्रेसिडेंट PHF हैं वानी साहब, सच अ नाइस पर्सन, हमेशा अच्छे की तरफ जाते हैं। उनके होते हुए ये हमें एक यानी होप लगी थी कि वुमेन हॉकी भी आगे जाएगी। जिस तरह मैन हॉकी के लिए बेहतर इकदाम हो रहे थे, तो बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव था।
लेकिन पता नहीं उनके नॉलेज में है या नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उनके नॉलेज में नहीं है तो आपके प्रोग्राम की वसातत से हम उनके नॉलेज में ये ला रहे हैं कि ये फिर ये कहा गया कि यहाँ से एक डिपार्टमेंट खेलेगा इस्लामाबाद से, एसोसिएशन की टीम नहीं खेलेगी। और फिर जो टीम ऑफिशियल्स थे और बाकी वो टीम वाले थे और जो एसोसिएशन है उसने कहा कि ये एसोसिएशन के हैं, उन्होंने कहा आप अपनी जो बच्चियाँ आपने ट्रायल से निकाली हैं वो उनको दे दें और वो खेल लेंगी। जब ये बात हुई तो उन्होंने कहा चलें, बच्चियां तो खेल रही हैं खेलें तो खेलें तो सही। लेकिन एट 11th फाइनल स्क्वाड में 2 तारीख को ये मैच यानी ये स्टार्ट हुआ है, कल से ये स्टार्ट हुआ है टूर्नामेंट। तो वो बच्चियां पता नहीं कहाँ से आई हैं, फाइनल स्क्वाड में वो है ही नहीं जी बिल्कुल। और वो बच्चियां उनके वालिदैन, देखे इससे वालिदैन ज्यादा हर्ट होते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें, आपके पास सिफारिश नहीं है, आप क्यों जा रही हैं, देखिए आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपका नाम आ गया, आपको खिलाया नहीं जा रहा। तो वो वालिदैन जब डिसहर्ट होते हैं तो वो बच्चियों को फिर आगे आने नहीं देते। सर हॉकी डैमेज ऐसे ही हुई है, अरसलान शरार से बुरा मत मानिए कि लड़कों के साथ भी यही हुआ है। कराची में वो दानिश और उनकी एकेडमी के लड़के आते हैं तो वो अंडर 19 पूरी की पूरी एक ही एकेडमी के बच्चे खेलने चले जाते हैं, अंडर 21 एक ही एकेडमी के लड़के खेलने चले जाते हैं। अभी हालिया आपने देखा 16 डिफीट्स हो गई हमें ना रो, किसी को कान पे जू नहीं रेंग रही। वही ताहिर जमान उठ के दोबारा आ जाएगा, वही 12 खिलाड़ी खिलाने वाला ख्वाजा जुनैद दोबारा आ जाएगा टीम के साथ, घूम फिर के बारियां लगी हुई हैं। कुछ हॉकी के लिए करना नहीं चाहते। एक वो अल्लाह अल्लाह करके तारा सितारा से जान छुटी थी हमारी, वो तारा सितारा गए हैं तो वानी साहब को ये लोग पीछे से पड़। हालांकि मैं समझता हूँ वानी साहब से जो मेरी बात हुई थी, बहुत अच्छा काम करना चाह भी रहे, कर भी रहे, लेकिन मजबूरी होती है, एक सिस्टम भी होता है, उस सिस्टम से हमें जान छुड़ानी पड़ेगी। आपने बड़ा अच्छा किया, चलें इस पर हमने आज बात की क्योंकि ये हमारी अपनी बच्चियाँ हैं, ये खेल खेलेंगे तो खेल जिंदा रहेगा, वरना ये खेल वैसे ही अपनी मौत आप मर रहा है। पाकिस्तान में नेशनल गेम है हमारा, पता नहीं लोगों को ये याद है या नहीं कि हम इसमें ग्लोरी थी। जो अरसलान सिराज ने शुरू में कहा, मैं सॉरी तहा और उरूज थोड़ा सा बस टाइम ले रहा हूँ इसके लिए आप लोगों से। पाकिस्तान में ये हाल था कि इंग्लैंड में मैचेस हो रहे थे तो शहनाज शेख साहब रोड पे जा रहे थे तो एक मतलब फ़ैन वो भागे आए और उन्होंने गले मिल गए उन्हें और उन्होंने कहा जी हम आपके इतने बड़े फ़ैन हैं, इतने बड़े फ़ैन हैं कि आपकी वजह से हमें पता चला है कि अच्छा पाकिस्तान भी एक कंट्री है। ये आप सोचें, जो फैंस ऐसे पता करते हैं उसका मतलब है कि आप अपने मुल्क का प्राइड बन रहे हैं। इतना बड़ा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खिलाड़ी पर, और वो खिलाड़ी रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरी दुनिया में। अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल लिया, पूरी दुनिया को पता चला अच्छा यहाँ भी एथलीट्स होते हैं, वरना पूरी दुनिया समझती थी क्रिकेटर ही होते हैं सिर्फ पाकिस्तान में। ये क्रेडिट अरशद नदीम को जाता है, सारी ज़िंदगी अरशद नदीम को रहेगा। बहुत सारे लोगों ने अरशद नदीम के बारे में पता नहीं क्या क्या कहा, मैं पर्सनली उन्हें जानता हूँ, 2014 से उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। वो बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है और बहुत हम्बल शख्सियत है। अब ये नहीं होता कि आप कैमरा लें, माइक उठाएं और जिधर चाहें उनके घर में घुस जाएं, और ये बड़ी ज़्यादती होती है। ये लोगों के भी समझने की बात है। उनकी पर्सनल लाइफ वीडियो वो भाई मैं आपके सामने गवाऊँ, हमारे शो में आए हैं, मैंने उन्हें कॉल की, वो वहाँ फ्रांस से बेचारा जीता और वहीं से हमारे साथ बैठ गया। कभी नहीं हुआ उन्होंने मना किया हो और इस तरह किया हो। वो ही सच अ नाइस गाय। तो चलें वापस आते हैं फुटबॉल पे। ये ज़रा एक स्पोर्ट्स की हिस्ट्री है, साथ साथ चलनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। तहा ज़रा बाकी मैचेस में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया क्यों नहीं खेल पाई, क्या हो गया? 3 गोल खा लिए, कुछ भी नहीं किया और हिम्मत भी नहीं दिखाई ना कुछ करने की। ऑस्ट्रिया का जो उस तरह उनके पास स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है, उनके पास जो मेरे हिसाब से उनके बेस्ट प्लेयर हैं वो साबिट्जर हैं और लाइमर हैं। लाइमर आउट ऑफ पोजीशन लेफ्ट बैक में खेल रहे थे और लमीन यमाल को हैंडल करने में उनको बहुत मुश्किलात पेश आ रही थी और उनके साथ डबल टीम करना पड़ रहा था श्लागर को, मेरे ख्याल से जो थे मिडफील्ड में खेल रहे थे, उन लोगों को डबल टीम करना पड़ता लमीन यमाल को रोकने के लिए। और अभी लमीन यमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मैं अभी 80% फिट हूँ, मैं फुल्ली फिट नहीं हूँ। तो अगर वो फुल्ली फिट हो गए तो डेंजरस हो सकता है बाकी टीम्स के लिए। और क्योंकि उनके 2 प्लेयर्स एक ही प्लेयर को कंटेन करने के लिए फंसे हुए थे वहां पे, तो फिर स्पेन के पास बहुत चांसेस थे उसी राइट साइड से क्रिएट करने का। क्योंकि फिर राइट साइड पे उनके पास प्लेयर्स कम थे तो कवर करने के लिए ऑस्ट्रिया की पूरी साइड तो हल्का सा शिफ्ट करती थी। तो जब शिफ्ट आप करते हैं तो आप दूसरी साइड को थोड़ा खुला छोड़ देते हैं और उधर कुकुरेला जो लेफ्ट बैक है स्पेन के, पूरा उन्होंने गेम काफी अच्छी चलाई और 2 असिस्ट्स भी किए हैं। और
जो उनके अच्छा, ये स्ट्राइकर आपने थे। बड़ा अच्छा एनालाइज किया था। ये टीम प्लानिंग, कोच मैनेजमेंट वहाँ पे खड़ी होती है, वो देख रहे होते हैं, बल्कि इतने जज्बाती हुए होते हैं। एक पूरी, बिल्कुल आपने अच्छा पॉइंट आउट किया, एक पूरी साइड खुली हुई थी जिसके लिए मेरा ख्याल है बड़ा आसान था ऑपोजिशन के लिए कि वो उसका पूरा इस्तेमाल करती, उसने किया भी। तो अच्छा, ऑस्ट्रिया से बेहतर आप समझते हैं कि ये साइड आ गई राउंड ऑफ 32 में? मुझे लगता है इससे बेहतर था कोई और आ जाता, शायद ऑस्ट्रेलिया आ जाती, बहुत अच्छा खेल जाती। ऑस्ट्रेलिया है राउंड ऑफ 32 में, वो उनका मैच इजिप्ट से है इसके बाद। मुझे लगता है आज ही रात को है। हाँ सॉरी, आज आखिरी 3 मैचेस जी हैं जी और जी, इसके आखिरी बाद लास्ट राउंड 3 ऑफ मैचेस है, इसके 32 बाद राउंड ऑफ 16 में आ जाएगी गेम। Start हो अच्छा, जाएगी। ये बताएं, इसके अलावा, सॉरी, ऑस्ट्रिया के अलावा मेरे ज़ाती ख्याल में और ऐसी टीमें जो बड़ी कट गई हैं राउंड ऑफ 32 से, मैं तो खैर बड़ा हैरान हुआ हूँ कि जर्मनी भी आगे 16 में नहीं जा सकी। बड़ी अजीब बात है। इटली क्वालिफाई नहीं कर पा रही 3-4 सालों से, वो बड़ी 3-4 वर्ल्ड कप से, वो बड़ी अजीब बात है। ये क्यों हो रहा है? बड़ी बड़ी टीम्स आगे आती हैं तो आगे नहीं जाती और क्वालिफाई नहीं कर पाती। ख़ास तौर पे इटली, जर्मनी को देख लें, 12 साल बाद गालिबन इस राउंड में आई थी और इसमें भी आगे नहीं जा सकी। जर्मनी से तो मैं बहुत एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत अच्छी टीम मुझे थी, लेकिन उनके पास स्ट्राइकर का थोड़ा सा इशू है कि आप देखें जैसे जो निक वोल्टमार्ड है, वो न्यूकासल ने 65 मिलियन का खरीदा था इस सीजन, और वो उनको एज अ स्ट्राइकर इतने पसंद नहीं आए कि उन्होंने जब खिलाया भी तो मिडफील्ड में खिलाना शुरू कर दिया। और जो दूसरे स्ट्राइकर हैं वो आर्सेनल के हावर्ट्स हैं, वो भी मिडफील्ड से ही शिफ्ट हुए हैं, वो प्रॉपर स्ट्राइकर मैं नहीं उनको मानता। तो उनके पास नंबर 9 जो फिनिश करता हो वो सिर्फ डेनिस उंडाव ही हैं, और डेनिस उंडाव मुझे नहीं लगता वर्ल्ड क्लास लेवल पे, बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं लेकिन वर्ल्ड क्लास लेवल पे, उस लेवल पे नहीं है कि वो वर्ल्ड कप विनिंग टीम को लीड कर सकें फ्रंट लाइन में। फिर हम ज़रा आपसे कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव पूछेंगे। वो कौन सी बड़ी टीम है जिसका सबको खदशा है? एक एक टीम अपनी बताएं कि वो अपसेट करवाने को तैयार है और कुछ भी हो सकता है अगले राउंड्स में जाने के लिए, कि अगले राउंड में जाएं और ये अपसेट हो जाए, अगले राउंड में जाएं। तो ज़रा अपनी अपनी टीमें आप अरसलान शराय साहब और ताहा आप सोच लें जब तक हम उस पर आते हैं। उरूज, ऑस्ट्रिया का मैच, अल्जीरिया का मैच, कोई ख़ास मुझे मज़ा नहीं आया दोनों मैचेस का। बिल्कुल, उनने ऑस्ट्रिया ने स्पेशली बहुत मायूस किया अगेंस्ट स्पेन। मैं जल्दी से बात करूंगी कि उनके एटलीस्ट एक गोल कर लेते हैं अगेंस्ट स्पेन, लेकिन ताहा ने कहा था ब्रेक से पहले कि उनकी जो स्ट्रेटजी थी अगेंस्ट द सुपरस्टार्स ऑफ स्पेन, उनके जो यंगस्टर है जिसके बारे में सब बात करते हैं कि मेक श्योर करो कि 1 या 2 प्लेयर्स उसको स्कोर नहीं करने दें या उसको मूवर नहीं करने दें अराउंड द पिच प्रॉपरली, ताकि वो अटैक नहीं कर सके ऑस्ट्रिया के गोलकीपर को। तो जब आप ऐसा करते हैं, जब आप बहुत ओवरली डिफेंसिव होते हैं कि हमारा गोल नहीं हो या ये एक प्लेयर ऑपोजिशन का गोल नहीं कर सके, तो उससे फिर आपको, दैट इज नॉट हाउ यू विन नॉकआउट मैचेस। आप शायद ग्रुप स्टेज में किसी न किसी तरीके से आप वो कर लें, ड्रॉ करके आप आगे बढ़ जाएं, लेकिन ड्रॉज आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन अ नॉकआउट मैच। तो जो चाहे ऑस्ट्रिया हो चाहे अल्जीरिया हो, ये सर्टन टीम्स हैं जो गलत स्ट्रेटजी के साथ नॉकआउट मैचेस में गई हैं, जिससे सिर्फ उनको ही नुकसान हुआ है। और अगर हम आगे बात करें, क्योंकि अब नॉकआउट मैचेस राउंड ऑफ 32 आज के बाद से मुकम्मल हो जाएगा, और राउंड ऑफ 16 में जो टीम्स गई हैं, अभी मैं बात कर लूँ कि आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी, आई एम स्टिल, मेरा दिल कह रहा है कि मोरक्को आगे जाएं और वो अपसेट करें और वो सबको सरप्राइज़ करें अपनी इंप्रूवमेंट्स जो उन्होंने फुटबॉल में लेके आए हैं और अपनी एफर्ट से, और जो अपनी मेहनत उन्होंने कंसिस्टेंटली दिखाई है उन्होंने कि वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लाइक इट विल बी द ग्रेटेस्ट डे फॉर मी पर्सनली एज अ मोरक्को फैन। स्पेन को अच्छा खेलता देख के मुझे भी खुशी हुई, और यमाल को देख के तो मुझे बहुत सारे स्पेन के एक बहुत बड़े प्लेयर याद आ गए। बड़ा अच्छा प्लेयर है 18 साल में, और ये 8 ही प्लेयर हैं जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में वर्ल्ड कप में कोई रिकॉर्ड बना के आए, उसने अपना पहला गोल भी स्कोर कर दिया है। बड़ा अच्छा ब्राइट फ्यूचर है उसका। और जब मैसी भी इसी तरह छोटी सी एज में आए थे तो हमने उन्हें देखा था, और फिर आज वो लायनल मैसी बन के बैठे हुए, तो ये बड़ी अच्छी बात है। यंगस्टर जब आते हैं तो फिर अपना मार्क छोड़ते हैं। ये सेम चीज़ अगर मैं अरसलान शराय साहब एम्बापे की बात करें, बड़ा खूबसूरत खिलाड़ी यंगस्टर आया था, वो उसी वक्त पता लग गया था कि एम्बापे आने वाले दिनों में एक बड़ा टक्कर का खिलाड़ी होगा, और मुझे लगता है गोल्स में भी वो सरपास कर जाएगा आने वाले दिनों में मैसी को। अभी उसके पास बड़ा टाइम है, 2-3 वर्ल्ड कप तो बड़े आराम से और खेलेगा। सिर्फ एक गोल का डिफरेंस है अगर इस वर्ल्ड कप की बात करें या ओवरऑल वर्ल्ड कप की बात करें मैसी से। 19 और 18 है और इसमें 7 और 6 है। तो मेरा नहीं, जितने भी नए प्लेयर्स आए हैं, और इसकी सिर्फ परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में नहीं, आप ईपीएल में देखें और ओवरऑल आपको पता चलेगा। और ये प्लेयर्स मेहनत करते हैं, ये प्लेयर्स अपनी गेम को टाइम देते हैं। ये नहीं करते कि अब मेरा एक नाम हो गया है तो अब मैं साइड बिजनेस कर लूं, अब नाम तो जो बनना था वो बन गया। ये अपने आखिरी दिन तक अपना 100% बात वहाँ
तो ये वो चीज़ है जो इन प्लेयर्स को बाकी प्लेयर्स से डिफरेंट करती है। नो डाउट अ बिग मैन, अ बिग नेम, ठीक है, अभी रोनाल्डो है, मेसी है, इनके नामों के नीचे कहीं ना कहीं वो छुप गया है नाम, बट वो गोल्डन बूट के लिए मेरे ख्याल में सबसे फेवरेट है और मुझे लगता है कि वो ले जाएगा। जहाँ तक आप ये बातें कर रहे हैं, अब राउंड ऑफ 16 शुरू होगा तो और ज़्यादा मैचेस दिलचस्प होंगे। 3 मैचेस रह गए राउंड ऑफ 32 के, वो आज इख्तिताम पजीर होंगे और उसके बाद मज़ा आएगा कि कैसे होता है राउंड ऑफ 16। अच्छा, ये चीज़ अगर कहा ख़ास तौर पे एम्बापे उसकी गेम देखे, नेमार नहीं खेल रहे हैं, मैंने वो ब्राज़ील का जिक्र इसीलिए किया, नेमार नहीं खेल रहे लेकिन ब्राज़ील को फ़र्क नहीं पड़ा, विनी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अच्छे से संभाला हुआ है उन्होंने, हर जगह वो दिखाई दे रहे होते हैं, कैसेमीरो के साथ भी दिखाई दे रहे होते हैं, बाकी खिलाड़ियों के साथ भी अच्छी कोऑर्डिनेशन बना के खेल रहे हैं वो। लेकिन नेमार अगर होते तो क्या कोई फ़र्क पड़ जाता बड़ा? ब्राजील की परफॉर्मेंस ने मुझे तो अभी तक कन्विंस नहीं किया, जो सच्ची बात है। जापान वाले मैच में भी जापान मेरे हिसाब से बहुत बेहतर खेली थी। नहीं, और मैं एक चीज़ कहा, मैं छोटी सी, आप लोग बड़े एक्सपर्ट्स हैं, 35 मिनट्स के बाद जो गेम चेंज हुई है, टोटल 35 मिनट के बाद जापान थक गई और उनके गोडे गिट्टों में पानी मुक गया बेचारों के। उसके बाद जो कुछ हुआ है, ब्राज़ील ने पोजेशन ऑफ बॉल भी रखी है, हमले पर हमला करते रहे हैं, जापान को थका दिया और एक टाइम आया कि 23 मिनट से ज़्यादा, मैं चूँकि वो पूरा मैच कैलकुलेट कर रहा था, हमारा काम ही यही है, 23 मिनट से ज़्यादा तो जापान अपनी डी से बॉल ही बाहर नहीं निकाल पाया। नहीं, जापान जो है, जब उन्होंने गोल की लीड कर ली थी, क्योंकि ऑब्वियसली जापान ब्राजील से छोटी टीम है, वो उस तरह अब आप ऑब्वियसली आप उस मैच में फेवरेट्स नहीं थे। जापान ने अपनी स्ट्रैटेजी, मुझे हिसाब से उनकी स्ट्रैटेजी ही ये थी कि अगर उनकी लीड हो गई, जैसे उन्होंने बहुत बहुत प्यारा फिनिश था वो जो उनका मिडफील्डर है उसका, तो उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा रिस्क कम लेने की कोशिश की थी और ब्राजील को चांसेस तो थे लेकिन वो अच्छे चांसेस कहीं से भी नहीं थे। वो बस क्योंकि शूट्स ले रहे थे बॉक्स से बाहर से, और बहुत लेट जाके उनका पहला गोल हुआ है और जो सेकंड तो उन्होंने बिल्कुल ही डेथ पे किया है और 80th समथिंग मिनट पे सेकंड बिल्कुल एंड पे आके हुआ है। तो उस वक्त जाके फिर जापान को हुआ है कि जापान की तो मेरे हिसाब से स्ट्रैटेजी ये थी, और जो मेरे हिसाब से सही स्ट्रैटेजी थी, कि आप ब्राजील के खिलाफ खेल रहे हैं तो आप अगर आप लीड ले लिए तो आप ड्रॉ, एट बेस्ट ड्रॉ के लिए खेलें। ड्रॉ के लिए अगर आपने गोल खा लिया और आप पेनल्टीज तक लेके जाएं, क्योंकि पेनल्टीज में हमने देखा है जर्मनी भी बाहर हो गई। सीजन प्लेयर जैसे काई हावर्ट्स जो हैं, उन्होंने पेनल्टीज कॉन्स्टेंटली लेते रहते हैं और मिस कर दी, और उसी तरह उनके प्लेयर्स पे लेने से भी पीछे हट गए थे जर्मनी के प्लेयर्स कि हम मैंने नहीं लेनी। इसी वजह से जोनाथन टाह ने ली थी और मिस कर दी थी। तो जब इस तरह प्रेशर सिचुएशन में वर्ल्ड कप नॉकआउट में आपको पेनल्टी लेने को कोई बोलता है तो बहुत बड़े से बड़े प्लेयर डर जाते हैं और वो नहीं लेते। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन में हो तो जापान की स्ट्रैटेजी ठीक थी मेरे हिसाब से, और बेहतर खेले थे वो ब्राजील से, और उनको अच्छा कंटेन किया हुआ था। बहुत लेट जाके ब्राजील को अच्छा, ये बताए अर्जेंटीना और कैप वर्डे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं जी, क्या होने जा रहा है मैच में? केप वर्डे अभी तक तो बहुत ही अच्छा खेला है, डिफेंसिवली खेला है, और ऑब्वियसली उनका स्ट्रैटेजी ही हर मैच में ये रही है। स्पेन के साथ भी ड्रॉ किया था, यूरुग्वे के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी ड्रॉ किया था, और उसी तरह क्वालिफाई कर गए। लेकिन अर्जेंटीना के पास अब जो फर्क होगा, स्पेन का वो मैच जो था वो उसमें यमाल ने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि वो थोड़ा सा इंजरी और प्रॉब्लम था, रेस्ट दे रहे थे उनको, और निको विलियम्स ने भी नहीं किया था जो दूसरी साइड पे विंग पे खेलते हैं। अर्जेंटीना की जहाँ तक अभी तक तो मुझे यही लगता है कि फुल स्ट्रेंथ है अटैक में स्पेशली, और मिडफील्ड भी उनकी स्ट्रांग है, जैसे मैकालिस्टर हैं और अटैक में उनके पास जूलियन अल्वारेज हैं। तो मेसी के साथ सिर्फ मेसी अकेले प्लेयर नहीं है, तो मेसी चांसेस भी बहुत अच्छे क्रिएट करते हैं और प्ले मेकिंग उनकी एबिलिटी बहुत है। तो मुझे लगता है केप वर्डे से कंटेन नहीं किया जाएगा अर्जेंटीना को, और अर्जेंटीना आराम से क्वालिफाई कर लेगी। ओह, क्या कहेंगे अरसलान सिराज साहब अर्जेंटीना को लेके? क्योंकि बड़ी फेवरेट टीम है, हम सबकी बचपन की फेवरेट टीम्स में से ब्राज़ील, अर्जेंटीन, इंग्लैंड, ये तो पोर्चुगल तो रोनाल्डो की वजह से अब हुई है, वरना हम तो बचपन में ये अर्जेंटाइन को, इटली को, फ्रांस को, और ये 4-5 टीमें थी जिनको बहुत पसंद करते। देखिए अरसलान, इसमें मैं यही कहूँगा कि ये जो छोटी टीमें, छोटी तो नहीं कह सकते, राउंड ऑफ 32 में आई हैं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो इनका आप उस मैच को भी देख लें, इंग्लैंड वाले मैच को भी देख लें, तो ये अगर स्टार्ट में लीड ले भी जाते हैं, यानी
पूरी अपनी जान मार के, जो एक्सपीरियंस टीम है वो एंड तक जाते हुए वो अपना काम कर लेती है। तो मेरे ख्याल में अर्जेंटीना बड़ा इजीली ये मैच जीत जाएगा और राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई कर ये जाएगा। बहुत अच्छा कहा आपने कि एक्सपीरियंस मैटर करता है ऐसे राउंड्स के लिए जहाँ पे प्रेशर गेम होती है, नॉकआउट डू एंड डाई सिचुएशन है। ये बात मैं आपकी अग्री करता हूँ, क्योंकि प्रेशर गेम वो इंग्लैंड और कॉन्गो डीआर में भी यही फ़र्क था कि केन बहुत काम खेलते हैं, ना वो जल्दबाजी करते हैं, ना उन्हें अच्छा फैंसी गेम भी नहीं खेलता, बहुत सिंपल और बेसिक्स पे खेलता है। जो सेकंड गोल किया उसने, उफ कमाल का गोल था, देखा ही नहीं गोल की तरफ, और जिस तरह प्लेयर से निकाल के लेके एक शूट की सीधी गोल में, एक्यूरेसी, उसकी गेम, उसका स्टाइल, उसका पोटेंशियल, एक एक चीज़ शो कर रहा था। और ये अच्छा कहा अरसलान ने कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मैटर करेगा, लेकिन फिर भी अर्जेंटीना वर्सेस कैप वर्डे बहुत अच्छा खेली है। कैप वर्डे बहुत अच्छा खेली हैं और मेरा दिल कहता है कैप वर्डे, मेरा दिमाग कहता है अर्जेंटीना। जिस तरह का इंग्लैंड डिया कॉन्गो का मैच था, मैं चाहती हूँ कि इस तरह का हो। रियलिस्टिकली यहाँ पे हम सब अग्री करते हैं कि अर्जेंटीना आर वे अहेड ऑफ कैप वर्डे, लेकिन एट द वेरी लीस्ट मैं चाहती हूँ कि कैप वर्डे को इतना टफ टाइम दें और अर्जेंटीना को ये जीत आसानी से नहीं लेने दें। अच्छा, क्यों अर्जेंटीना से ऐसी क्या दुश्मनी होगी आपकी? पहले जरा बताएं। दुश्मनी की बात नहीं है, लेकिन दिस वर्ल्ड कप हैज बीन ऑल अबाउट द न्यू टीम्स, चाहे आइवरी कोस्ट हो, चाहे डीआर कॉन्गो हो, चाहे सेनेगल हो, चाहे अभी ये इसकी बात कर रहे हैं वो इस राउंड ऑफ 16। अच्छा, मोरक्को फाइनल कमेंट बड़ा ज़रूरी है। मैंने उनकी टीम देखी, वो कमाल खेल रहे हैं और वो अच्छा प्लेयर है अशरफ हकीमी, लेकिन उसने पेनल्टी मिस कर दी, पर एक्सीलेंट गेम की है। मोरक्को बहुत तगड़ी टीम है। थोड़ा सेनेगल का मुझे दुख हुआ, बहुत अच्छी टीम है। मुझे घाना का है और बहुत अच्छी टीम सी है सारी, लेकिन सेनेगल का मुझे थोड़ा सा हुआ कि बहुत ज़बरदस्त टीम है, बट मोरक्को एक्सीलेंट टीम है। कुछ उसके हवाले से भी ज़रा उरूज। उसके बाद से मैं ये कहूँगी कि अभी जो राउंड ऑफ 16 में जो 3 गेम्स हैं, मोरक्को वर्सेस कनाडा, एक मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड है, और आखिरी है यूएसए वर्सेस आई थिंक इज इट पैराग्वे, आई एम नॉट श्योर। ये 3 अनाउंस हुई हैं रिसेंटली, कंफर्म हुई हैं आई शुड से, सॉरी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये 3 यूएसए, मेक्सिको और कनाडा होम टीम्स हैं, तो ये इनके टफ कॉम्पिटिशंस हैं अगेंस्ट सम टफ ऑपोजिशन। तो ये 3 मैचेस, अगर इन 3 मैचेस ये एक सर्टन वो डायरेक्शन में गए, मजे की बात है होस्ट आगे पहुंच रहे हैं। राउंड ऑफ 16 में तीनों एलिमिनेट हो सकते हैं, तीनों आगे जा सकते हैं। होस्ट आ गया। अच्छा, वैसे असलान जैसा ऐसा बड़ा कमोबेश होता है गेम्स में। आप देखें मैक्सिको भी आगे जा रही है, कनाडा भी, यूएसए भी, और खेल भी अच्छा रहा है। ऐसा नहीं कि नहीं, कनाडा ने तो बहुत ही इंप्रेस किया है मुझे, और यूएसए से मैं इतनी अच्छी गेम एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आप अरसलान जिस तरह कह रहे थे, हमारा शुरू से है, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं रिजवान हैदर, उनके साथ हम वो गेम खेलते रहते हैं। जी हाँ, आप लोगों का तो बड़ा वो कि कौन आगे पहुंचेगा। इस बार उनकी कोई मसरूफियात थी तो हम नहीं बना पाए, तो मैंने अपनी तरफ से राउंड ऑफ 16 की 16 टीमें दे दी थी। उसमें सिर्फ 2 टीमें मेरी मिस हुई हैं। एक मैंने मोरक्को नहीं दी थी और एक मैंने जर्मनी दी थी। अच्छा, मैं सुनने वालों को भी बता दूं, असलान शराय साहब जब क्रिकेट की भी टीमें देते कोई 1-2 ही नहीं होती, बाकी सारी ठीक ही आती हैं, और सबसे ज्यादा कड़ाइयाँ यही खाती हैं। मुझे मोरक्को ने बड़ा सरप्राइज किया है। मैं नहीं समझ रहा था कि वो राउंड ऑफ 16 में बहुत सरप्राइज, बहुत अच्छा खेले हैं, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह उन्होंने राउंड ऑफ 32 में परफॉर्म किया है, आगे भी करेंगे। जर्मनी यानी मेरे समझ से बाहर, मुझे दुख हुआ है इतनी अच्छी टीम को आप देख के। उससे पहले उनका प्लेंटी शूटआउट्स में रिकॉर्ड भी देखे ना वर्ल्ड कप में, तो कभी नहीं आ रहे। यानी पीछे आप यानी 1988 से लेके टिल 2026 ये पहली बार वो हारे हैं, 4 दफा सारा कुछ उलट कर तो ये वाली वो यानी वो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। तो जब वो प्लेंटी शूटआउट्स पे गया था, तो मेरे जैसे कई लोग और कई फैन थे कि आप काम खत्म हो गया, जर्मनी जीत गया। तो जो अच्छा खेलेगा वो आगे आएगा। जो आप होस्ट नेशन की बात कर रहे हैं, तो होस्ट नेशन पे एक एक्स्ट्रा प्रेशर भी होता है, क्योंकि वो होस्ट होते हैं, उनका होम ग्राउंड, होम क्राउड होता है, तो उसमें परफॉर्म करना मेरे ख्याल में कोई इजी टास्क नहीं होता। तो हेड्स ऑफ टू यूएसए, मेक्सिको एंड नो डाउट। देखिए ना, वाकई, और होस्ट वाकई था, होस्ट नेशंस पर बहुत प्रेशर होता है, लेकिन तीनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं, यूएसए भी, मेक्सिको भी, कनाडा भी, और जा भी नहीं है अगले राउंड में, कोई टेंशन भी नहीं है। तीनों यूएसए अच्छा खेला है, लेकिन यूएसए का जो मुझे नेक्स्ट राउंड में सबसे बड़ा मसला लग रहा है, उनका जो मेन स्ट्राइकर थे फुलर एंड बैलोगन, वो रेड कार्ड ले चुके हैं, तो उनको अटैक में थोड़ा सा मसला होगा नेक्स्ट मैच में। अच्छा, ये बताए ताहा, कितने मैच की पाबंदी होती है, 1 की या 2 मैचेस? उनको एक मैच का बैन है। ठीक है, तो ये उनको प्रॉब्लम होगा। उनको आपका जब मेन स्ट्राइकर बैन हो जाए और आपके पास फिर बैकअप होता है, ऑब्वियसली फिर उसके बाद जब आपका बैकअप को अगर अगले मैच में कोई इंजरी या कुछ हो जाए, तो फिर आप थोड़ी फिर आपके पास चॉइसेस कम हो जाती हैं, तो मसला ऑब्वियसली होता है।
कुछ कहना लेकिन- चाहते हो रूज? वो मुझे अभी अभी याद आया कि आई एम प्रीटी श्योर कि यूएसए का मुकाबला है बेल्जियम के खिलाफ, तो इफ देयर ऑलरेडी अ स्ट्राइकर डाउन अगेंस्ट अ टीम लाइक बेल्जियम, तो फिर उनको काफ़ी मुश्किल होगी। मुश्किल होगी, क्या कहते हैं ताहा? बेल्जियम की भी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ उनकी अटैक में, डिफेंस उनकी उस तरह नहीं रही। जब पहले उनके पास वर्टोंगन और एल्डरवेयरल्ड होते थे और कंपनी होते थे, तीनों एक साथ होते थे, बहुत अच्छी डिफेंस थी। अब उस लेवल पे नहीं रही, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास अटैक में फिर भी उसी लेवल के प्लेयर्स रहे। अच्छा, जैसे पहले मैक्सिको हार्वर्ड- कनाडा से क्या उम्मीद है अगले राउंड की? मेक्सिको का मैं कहूंगा कि मेक्सिको के पास ठीक चांस है, वो अच्छी फाइटिंग टीम है और उनकी टीम केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहती है नॉर्मली वर्ल्ड कप्स में और Okay. इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में। अच्छा, दूसरा वो लेकिन- गेम में बड़ी एग्रेसिव खेलते हैं ना, ट्रेडिशनली बड़ी एग्रेसिव गेम खेलते हैं, तो वो डरते भी नहीं है। अच्छी चीज़ ये positive- है कनाडा के पास तो खैर हारने को कुछ है ही नहीं, पहली बार खेल रहे हैं, पहली बार इस राउंड में आ गए, तो उनको तो टेंशन ही नहीं, यही आना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो मुझे लगता है वो काफ़ी टेंशन फ्री गेम खेल रहे हैं। ताहा, थैंक यू सो मच। अरसलान चिराजी साहब बहुत शुक्रिया, और उरूज नवाज खान थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। पीर के रोज़ फिर होगी आपसे मुलाकात और देखेंगे अब राउंड ऑफ 16 में कौन कौन पहुंचा, फिर उस पर करेंगे बात। अपना ख्याल रखिएगा।